बल तथा गति के नियम कक्षा 9वीं भौतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय है और यहाँ पे हम लोग इस अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये रहा 1 से लेके 5 तक। तो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे और मैं बता दूं कि ये भारती भवन की किताब है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है, बल की अभिधारणा स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे बल क्या है, तो आप बल के बारे में क्या सोचते हैं, बल के प्रति आपकी अभिधारणा क्या है। यानी इसकी परिभाषा हो गई, बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल किसे कहा जाता है, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ये तमाम बातें हमें यहाँ पे लिखनी है क्योंकि यहाँ बल की अभिधारणा स्पष्ट करना है। तो ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के विरामावस्था, गति की अवस्था या गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो बल कहलाता है। ठीक है। बल एक सदिश राशि है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल क्या है? बल सदिश राशि है। इनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। परिमाण मतलब होता है एक संख्यात्मक मान, जैसे में कि 2 न्यूटन बल किस दिशा में? वस्तु की दिशा में, वस्तु के विपरीत दिशा में, पूर्व की दिशा में। तो इसका मतलब बल का परिमाण भी होता है, संख्यात्मक मान भी होता है, ठीक है, और इसका दिशा भी होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब इसके बाद आगे यहाँ से लिखना है आपको। बल की 2 स्थितियाँ होती हैं। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स एंड इनबैलेंस फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ देखिए आप, ये रहा असंतुलित बल, ठीक है, और ये रहा संतुलित बल। दोनों यहाँ पे स्थितियाँ देखिए आप। सबसे पहले हम संतुलित बल देखते हैं। यहाँ से ये एक बक्सा है, इस तरफ से कोई व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाता है इस बक्से की तरफ, और यहाँ से भी कोई व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाता है। तो आप बताइए ये बक्सा किस व्यक्ति की तरफ खिसकेगा? ये तो कहीं नहीं खिसकेगा, ये अपने स्थान पे बना रहेगा क्योंकि यहाँ बल का परिमाण क्या है? एकदम सेम है, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। इसका मतलब बल संतुलित हो गया। अब इसके बाद ये देखिए असंतुलित बल किसे कहा जाता है? यहाँ से 5 न्यूटन का बल लगाया गया और इस तरफ से 2 न्यूटन का बल लगाया गया, तो बक्सा किसके तरफ खिसकेगा? तो जाहिर सी बात है बक्सा इस दिशा की ओर खिसकेगा, ठीक है। तो ये असंतुलित बल कहा जाता है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए आगे, तथा बल विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श बल, अविलंब बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। इसके बाद तथा किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी गति के दूसरा नियम, ठीक है, F बराबर m/a। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। जड़त्व के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको आंसर में ये लिखना है, जड़त्व के प्रदर्शन के लिए प्रयोग, और डैश दे देना है। और यहाँ पे देखिए आप, जड़त्व का प्रायोगिक प्रदर्शन पहला हो गया सिक्का कार्ड प्रयोग। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखिए, ये रहा इसका पिक्चर। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये आप लिख सकते हैं। कंबल को तेज़ी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। छड़ी के प्रहार द्वारा दरी की धूल का झड़ना, आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, काफ़ी छोटा है, बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको पहले ये लिख लेना है, ठीक, जड़त्व के प्रदर्शन के लिए प्रयोग। आइए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध स्थापित करें। यानी हमें ये रहा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, F बराबर m/a। ये हमें यहाँ पे प्रमाणित करना है, यानी इनमें संबंध स्थापित करना है। तो इस सवाल को हल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे न्यूटन के गति का दूसरा जो नियम क्या है? तो ये रहा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर,
ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। तो ये संवेग परिवर्तन की दर है और ये किसके समानुपाती है? तो ये बल के, और के यहाँ पे नियतांक है। परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होती है। ठीक है, तो ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है और यही हमें यहाँ पे प्रमाणित भी करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि संवेग किसे कहा जाता है। तो ये रहा संवेग, यानी p बराबर इसे डिनोट किया जाता है। p बराबर द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहा जाता है। संवेग, द्रव्यमान और गुणनफल एक दूसरे से संबंधित हैं और यही कहलाता है संवेग। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। आइए, तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उसका प्रारंभिक वेग u है। बाह्य बल F, कोई बाहरी बल लगता है F, एक छोटे समय t में उसका वेग भी हो जाता है। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग परिवर्तन हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा? तो p बराबर क्या होता है? m इंटू यू। ये प्रारंभिक वेग का है संवेग, यानी p1 है। इसके बाद वस्तु का t समय अंतराल के बाद संवेग क्या होगा? ठीक है, वस्तु का t समय अंतराल के बाद संवेग p2 बराबर m इंटू वी, यानी वेग में परिवर्तन हो गया t समय बाद यहाँ पे, इसलिए p2 बराबर m इंटू वी। ये पहला संवेग हो गया और ये दूसरा संवेग हो गया। अब इन दोनों में अंतर यहाँ देखिए, t समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन, इन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसमें से इसमें घटा दिया जाएगा, p2 माइनस p1। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन कहाँ है? ये रहा p2 माइनस p1। और समय दर, और दर जब भी कहीं दर आपको दिखाई दे, यानी दर कहा जाए, तो समय से भाग दे दिया जाता है, बटे t हो जाता है। संवेग परिवर्तन की दर बटे t। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आइए न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो यहाँ तक आपने समझ लिए। यहाँ देखिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर कहाँ है? तो ये रहा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर ये रहा, उस वस्तु पे लगे बल के समानुपाती होती है। तो ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, ये देखिए, ये संवेग परिवर्तन की दर अभी हमने यहाँ पे निकाला। तो ये किसके समानुपाती होती है? तो ये बल के समानुपाती होती है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। ठीक है, या F बराबर k p2 माइनस p1 बटे t। ठीक है, ये नियतांक है। F बराबर k, p2 का मान कितना है यहाँ देखिए, और p1 का मान कितना है? p2 का मान है mb, ये दूसरा संवेग है mb होगा, और p1 प्रथम संवेग है p2। आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, p2 mb और p1 mu। तो इसके मान यहाँ पे रखे गए हैं mb माइनस mu बटे t, संवेग परिवर्तन की दर। F बराबर के m यहाँ से उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकाल लिया गया, तो क्या बचा? b माइनस u बटे t, समीकरण 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए काफ़ी ध्यान से, तो इसे कहा जाता है गति का समीकरण। गति के समीकरण से v बराबर u प्लस at। ठीक है, और यहाँ आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, हमें क्या यहाँ पे प्रमाणित करना है? F बराबर के m इंटू a। ठीक है, हमें a यहाँ पे प्रमाणित करना है। यहाँ देखिए, हमें क्या लाना है? F बराबर के m इंटू a। यहाँ m तो आ गया, ये तीनों, तो इसके बदले हमें a लाना है। ये आसानी से संबंध स्थापित हो जाएगा। तो हम यहाँ गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो इसको यहाँ पे व्यवस्थित किया गया। यहाँ देखिए, हम इस u को इस तरफ ला दिए, ये प्लस में है तो आ गया माइनस में, इस तरफ क्या बचा? at बचा। ठीक है, तो t यहाँ पे गुणा में है तो हम इसको नीचे ला दिए, यानी भाग में आ गया, पक्षांतर हो गया। तो यहाँ बचा सिंगल a बराबर v माइनस u बटे t।
ठीक। अब समीकरण 3 हम 4 से 3 और ये 4, तो इसके बदले हम ए लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एफ बराबर के एम इंटू ए, इसके बदले हमने क्या लिख दिया, इसका मान आ गया ए, ठीक है। या एफ बराबर एम इंटू ए, ये नियतांक है और सबका मान अगर एक रख दिया जाए तो ये एक ही आएगा, यानी एफ बराबर एम इंटू ए। ये प्रूफ हो गया, यानी किसी वस्तु पे लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये प्रमाणित हो गया, यानी संबंध स्थापित हो गया। यही हमें यहाँ पे प्रमाणित करना था न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके बाद चौथा प्रश्न हल करते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। हमें नियम भी लिखना है और इसे सत्यापित भी करना है। तो ये रहा न्यूटन का तीसरा नियम। दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। अर्थात इसे पूरे को कहा जा सकता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, जिसे न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, आप पहले से जानते होंगे। तो इसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापन करना है। तो ये रहा दो कमानीदार तुलाओं द्वारा तृतीय गति नियम का प्रदर्शन। तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना है, इस प्रकार न्यूटन के गति के नियम का प्रदर्शन हो जाता है। ठीक है, दो कमानीदार तुले को जब हम हुक से एक दूसरे को खींचते हैं तो उसका पाठ्यांक क्या होता है, एकदम सेम दिखाता है। और ये पिक्चर भी बना लेना है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। अगर इससे खींचा जाए तो इतना ही बल से ये भी खींच लेता है। यहाँ देखिए 3 न्यूटन, यहाँ 3 न्यूटन। ठीक है, तो यही था न्यूटन के गति का तीसरा नियम का प्रयोग। तो आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 5वां हल करते हैं। संवेग संरक्षण का नियम लिखें और एक ही सरल रेखा पर गति करते हुए टकराने वाले 2 गोलों के लिए प्रमाणित करें। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला हमें संवेग संरक्षण का नियम लिखना है और इसे 2 गोलों के लिए प्रमाणित भी करना है। तो ये रहा संवेग संरक्षण का नियम। वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु के पर यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल आरोपित ना किया जाए तो उसका संवेग जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी संवेग सुरक्षित रहता है। तो इसे ही कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आइए इसे 2 गोलों के लिए प्रमाणित भी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको संवेग के बारे में जानना होगा। संवेग का फॉर्मूला होता है m/v। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। आइए इसे 2 गोलों के लिए प्रमाणित करते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ किसी निकाय पर 2 गोले स्थित हैं। पहला है A और दूसरा है P, और इसका संवेग क्या होगा, इसका द्रव्यमान m और प्रथम वेग जो है संवेग, प्रथम वेग कितना है, तो इस गोले का वेग है u1, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा m/u1। और इस गोले का द्रव्यमान कितना है m2 और इसका वेग है u2, तो इसका संवेग p बराबर m2/u2। ठीक है, तो ये आपस में टकरा गए। तो टकराने के बाद संवेग में परिवर्तन हो गया। कौन सा परिवर्तन हो गया, गोले A का देखिए p बराबर m/v1, ये v जो है वो संवेग परिवर्तन है। ठीक है, और इस गोले का देखिए m2/v2। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो हम निकालेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन के बाद और परिवर्तन से पहले इनका माइनस होगा, और गोले बी के लिए भी परिवर्तन के बाद और परिवर्तन से पहले इनका माइनस होगा, और बटे में टी हम लगा देंगे। तो सबसे पहले आपको ये बातें लिखनी है। मान लिया कि m1 और m2 द्रव्यमान के 2 गोले A और B किसी चिकने क्षैतिज तल पर एक ही दिशा में क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिशील है। ठीक है, ये रहा, एक ही दिशा में u1 और u2 वेग से गतिशील है और इनका द्रव्यमान m1 और m2। इसके बाद और टकराने के बाद इनका वेग v1 और v2 हो जाता है। यहाँ देखिए ये टकरा गए तो इनका वेग v1 और v2 हो जाता है। अब इसके बाद अतः गोले A का परिवर्तन,
तो पर संवेग में परिवर्तन मैंने आपको क्या बताया, परिवर्तन के बाद और परिवर्तन से पूर्व गोले ए के लिए, तो ये वाला माइनस ये और ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, गोले ए के लिए ये रहा, और बी के लिए भी इसमें से ये माइनस, यानी m2 v2 माइनस m2 u2। यहाँ पे देखिए इसको आपको u रखना है। ठीक है, अब इसके बाद गोला ए पर गोला बी द्वारा आरोपित बल FAB तथा गोला बी पर गोला ए द्वारा आरोपित बल FBA यानी विपरीत। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया हो गई, यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन की गति का तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी FAB बल लगाया तो ये विपरीत बल लगा दिया माइनस FBA। तो ये इसका प्रथम समीकरण हो गया। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद न्यूटन के गति का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, तो इसका संवेग ये रहा और इसका ये रहा। तो परिवर्तन की दर हमेशा लगेगा तो वहाँ बटे में t हो जाएगा। तो इस बल के लिए देखिए m1 v1 माइनस m2 u1 बटे t, तो इसके लिए भी ये रहा। समीकरण ए में समीकरण 1 ये रहा, और यहाँ पे FAB और FBA का मान रखने पर FAB का मान ये रहा और FBA का मान ये रहा, इस समीकरण में रखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया। देखिए इसके बदले ये और इसके बदले ये, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो गया माइनस। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, t से t कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। ठीक, इस साइड क्या बचा, m1 v1 माइनस m1 u1, इस साइड बचा, ये आपको समझ में आ गया। बराबर यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसके साथ माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमने u1 और u2 को एक साथ और v1 और v2 को एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया वो कैसे हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आइए मैं बता देता हूँ। ये पक्षांतर का नियम है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है ये पक्षांतर का नियम कैसे हुआ। यहाँ देखिए m1 और u1 और m2 और u2 हमने एक साथ, v1 और m1 और v1 प्लस m2 और v2 एक साथ। तो m1 और v1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो मैंने इसको उस तरफ भेज दिया इसके साथ। ये पहले से प्लस में है और ये भी प्लस में आ गया, वहाँ उस तरफ पक्षांतर हुआ तो इसको एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये पहले से प्लस में है, यहाँ देखिए, और मैंने इसको इस तरफ ला दिया तो ये माइनस का है तो ये प्लस में हो गया, ये दोनों प्लस में हो गए। अतः टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग ये दो गोलों के लिए प्रमाणित हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो समाप्त होता है आज का सेशन, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।